कहानी स्टोरी कार्टून कहानियाँ। चींटी बनी लड़की। बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम में एक साधु रहा करता था। वो बहुत ही तपस्वी और हमेशा ब्रह्मचार्य का पालन किया करता था। एक बार की बात है, वो भोजन करने के लिए बैठता है तो वो देखता है कि एक चींटी उसकी थाली के पास खड़ी हुई थी। उसे इस तरह से खड़ा हुआ देखकर साधु सोचता है कि शायद इसे भूख लगी होगी और वो एक चावल का दाना वहीं रख देता है, पर चींटी चावल का दाना नहीं उठाती। इस पर साधु काफी हैरान हो जाता है और वो अपने आप से कहता है, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ ये चींटी यहीं पर खड़ी हुई है, पता नहीं क्या सोच रही है। मैंने सोचा इसे भूख लगी होगी तो मैंने इसे चावल का दाना भी डाल दिया। और ये सब सोचने के बाद वो चींटी पर ज्यादा गौर नहीं करता और अपना भोजन करने लगता है। अपने भोजन क्रिया करने के बाद वो जब उठने को होता है तो देखता है कि चींटी अभी भी वहीं पर खड़ी हुई थी। इसके बाद वो वहां से उठ जाता है तो चींटी उसी के साथ साथ चलने लगती है। ये देखकर साधु काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे ये सब देखकर बहुत अचंभव होता है और वो थोड़ा परेशान भी हो जाता है कि आखिर ये कैसी माया है, ये चींटी मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है। अरे ये चींटी तो मेरे आगे पीछे ही चल रही है, आखिर ये मुझसे चाहती क्या है, ये ऐसा क्यों कर रही है। बाप रे बाप, अगर ये मेरे पैरों के नीचे आ गई तो मर जाएगी। अगर इस चींटी को इतनी समझ है कि ये मेरे आगे पीछे चल रही है तो इसे इतना भी जान लेना चाहिए कि मेरे एक पैर से ये रौंद ही जा सकती है। हे भगवान, ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है, मैं क्या करूं, कैसे इससे पीछे छुड़वाऊं। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसी माया है प्रभु तुम्हारी। और ये सोचकर वो चींटी को अपने हाथ में उठा लेता है। चींटी को ऊंचे स्थान पर बैठाकर अभी वो उससे बातचीत कर ही रहा था, तभी वहां पर साधु का एक चेला आ जाता है और वो साधु से कहता है, अरे महाराज, चलिए आपसे मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं, वो आपको बुला रहे हैं महाराज, चलिए मेरे साथ। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ, तुम चलो। और इसके बाद वो चींटी से कहता है, तुम मेरा यही इंतजार करना, मैं जब तक ना आ जाऊं तब तक जाना नहीं कहीं, समझ गई ना। तुम यहाँ से उतरी तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मेरी बात को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो और यहीं पर बैठे रहो। और इसके बाद साधु वहां से चला जाता है। लगभग एक हफ्ता हो जाता है पर साधु अभी तक लौट कर नहीं आया था। और इतना समय गुजर जाने के बाद चींटी साधु की बात मानकर वहीं पर बैठी रहती है और इंतजार करती रहती है। चाहे कितनी भी धूप पड़ती, चाहे कैसा भी मौसम हो जाता, वो वहां से हटती ही नहीं। और एक दिन साधु लौट कर आता है। साधु लौट कर आने के बाद सीधा आश्रम में जाता है और आराम करने लगता है। तभी अचानक पता नहीं कैसे साधु को उसी चींटी की याद आ जाती है और फिर वो अपने मन में ही सोचते सोचते अपने आप से ही कुछ कहता है, अरे एक हफ्ते पहले मैंने उस चींटी को वहां रुकने के लिए कहा था, क्या वो वहां रुकी होगी? नहीं, क्यों रुकेगी, वो तो कब की चली गई होगी। लेकिन मैंने उससे कहा था कि रुकना। और ये कहकर जब साधु उस जगह पर गया तो चींटी वहां पर बैठी हुई थी। ये देखकर साधु काफी हैरान हुआ। इस पर साधु ने चींटी से कहा, अरे चींटी, तुम यहाँ से गई नहीं अभी तक? आपने ही तो मना किया था, तो मैं यहाँ से क्यों जाती? अरे बाप रे बाप, ये चींटी तो बोलती भी है। ये सचमुच कुछ माया है, मुझे इसे समझना ही पड़ेगा। तुम्हारा मतलब है कि तुम तब से यहीं पर बैठी हो, पर आखिर ऐसा क्यों कर रही हो तुम? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है और तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या? पर ये तो संभव नहीं है। मैं एक साधु हूँ, ब्रह्मचारी हूँ मैं, और तुम एक चींटी हो। हमारा तुम्हारा मिलन नहीं हो सकता है। मुझे पता है, पर आप अपनी शक्तियों की मदद से मुझे इंसान बना सकते हैं। पर देखो, ये सब करना प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा। मैं तुम्हें अपना रह ही सकता हूँ, तुम्हें इसके लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। अभी इस जन्म में तुम चींटी हो और मैं एक मनुष्य, हम दोनों का मिलन संभव नहीं है। और ये बात याद रखना, मैं प्रकृति के नियम के विरुद्ध तो कभी नहीं जाने वाला हूँ। ये सुनकर चींटी काफी दुखी हो जाती है और वो साधु से दुखी होकर अपना मन कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपना जीवन त्याग देना चाहती हूँ, मुझे नहीं जीना। और ये कहकर वो उस पत्थर से कूदने लगती है। ये देखकर वो साधु काफी हैरान हो जाता है और वो उस चींटी को रोक देता है। रुक जाओ,
ऐसा मत करो। आत्महत्या करना पाप है और ये पाप तुम्हारा मुझ पर भी चढ़ जाएगा। अगर मेरे सामने तुमने अपनी जान दे दी तो मेरा जीवन भी कलंक हो जाएगा, इस पर भी पाप चढ़ जाएगा। मैं भी कहीं का नहीं बचूंगा। मेरी बात समझो और रुक जाओ। मैं कहता हूँ रुक जाओ, ऐसा मत करो। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं पता, अब आपको फैसला करना है। तभी साधु के गुरु वहां पर आ जाते हैं। साधु के गुरु उससे भी बड़े ज्ञानी थे और उन्हें उससे ज्यादा वर्षों का अनुभव था। उन्होंने बड़ी बड़ी तपस्याएं की थी। जब वो वहां पर आते हैं तो साधु और वो चींटी को आपस में बातें करते हुए देख लेते हैं। तभी वो जिज्ञासा के साथ साधु से कहते हैं, मेरे प्रिय शिष्य, कैसे हो तुम? बड़े दिनों बाद तुम्हें देखने का सौभाग्य मिला। परमात्मा तुम्हें सुखी रखे। अरे गुरुजी, आप यहाँ पर कैसे? मुझे पता ही नहीं चला, मुझे माफ करिएगा, मैं थोड़ा देख नहीं पाया। प्रणाम गुरुजी। चिरंजीवी भवा, खूब सारा आशीर्वाद लो मेरे पुत्र। तुम अपने मार्ग में काफी अच्छा काम कर रहे हो। मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुमसे मिलने आया हूँ। मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी होती है, बहुत गर्व महसूस होता है पुत्र। जी गुरुजी, ये तो आपका बड़कपन है। मैं तो बस अपनी राह में अपनी कोशिश बस कर सकता हूँ, बाकी आपकी माया है जो आप मेरी नैया पार लगा रहे हैं। अच्छा पुत्र, अभी तुम किस चीज से बात कर रहे थे? क्या तुम्हें अकेले में बड़बड़ाने की आदत लग गई है? नहीं गुरुजी, मैं तो नहीं, ये चींटी से बात कर रहा था। क्या? चींटी से? पर चींटी से तुम कैसे बात कर सकते हो? गुरुजी, मैं भी ये सब देखकर हैरान हूँ। पता नहीं ये चींटी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती, मुझसे बात करती है और ये बोल रही है कि मुझसे ये शादी करना चाहती है। अगर ये चींटी तुम्हें इंसान रूप में मिल जाए तो तुम क्या इससे शादी कर सकते हो? पर गुरुजी, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? आप भी बताइए भला। पर बेटा, ये तुमसे प्यार करती है, पर ये इंसान रूप में कैसे आएगी? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, अगर ये तपस्या करे तो। ठीक है, मैं तपस्या करने के लिए राजी हूँ। और ये कहकर चींटी तपस्या करने के लिए चली जाती है। चींटी लगभग 2 सालों तक लंबी तपस्या करती है। तपस्या करने के बाद वो उसी गुफा में जाती है जिस गुफा में गुरुजी ने जाने को कहा था। गुफा में पहुंचने के बाद वो चींटी देखती है कि वहां पर एक झरना बह रहा था। गुरुजी ने कहा था अगर वो इसी झरने में नहा लेगी तो इससे वो एक लड़की में बदल जाएगी। और चींटी उसी झरने में नहा लेती है। जैसे ही चींटी झरने के नीचे जाती है, वो एक सुंदर सी लड़की में बदल जाती है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, अब मैं तो लड़की में बदल गई। इसका मतलब अब मैं उस साधु से शादी कर पाऊंगी। और ये कहकर वो बहुत खुश होती है और आश्रम में चली जाती है। जब साधु उस लड़की को देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है। इस पर वो लड़की उससे कहती है, आपने मुझे पहचाना नहीं? अब मैं वही चींटी हूँ जो आपसे प्यार करती थी। क्या? और तुम तो सुंदर स्त्री में बदल चुकी हो। हाँ, ये सब मेरी तपस्या और गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ है। उन्होंने जिस झरने के बारे में बताया था, मैं वहीं गई थी। ये सुनकर साधु बहुत ज्यादा खुश होता है और इसके बाद वो साधु उस चींटी लड़की से शादी कर लेता है और अब वो लोग आराम से अपना जीवन गुजार रहे थे। वहीं अब वो लड़की काफी खुश थी क्योंकि उसे चींटी के शरीर से छुटकारा मिल गया था। जादुई मोमोज। एक शहर में लक्ष्मी मोमोज बेचा करती थी। वो शहर पैसा कमाने के लिए आई हुई थी क्योंकि उसके पति को दिल की बीमारी थी, जिस वजह से उसे ही सब कुछ देखना पड़ता था। वो अभी तो अकेली ही आई थी क्योंकि उसने सोचा यदि काम अच्छा चलने लगा तो वो अपने पति को भी यहीं बुला लेगी और उनका इलाज करवा देगी। वहीं भगवान की कृपा से लक्ष्मी का काम काफी अच्छा चलने लगा था। सभी लोग उसके मोमोज की दीवाने हो गए थे। पर लक्ष्मी के सामने ही एक दूसरी मोमोज की दुकान थी और उस पर रमेश बैठा करता था जो लक्ष्मी को देखकर काफी जला करता था। जब से उसने मेरी दुकान के सामने अपना ठेला लगाया है तब से मेरी मोमोज की दुकान ठप ही हो गई है। कोई भी मेरे मोमोज को खाने नहीं आता है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी बहुत ही खुश थी क्योंकि उसका ठेला काफी अच्छा चलने लगा था। भले ही उसने अपने ठेले को ही दुकान बना लिया हो, सभी उसके मोमोज रोजाना खाने के लिए आया करते थे। अरे लक्ष्मी बहन, तुम्हारे मोमोज तो बड़े ही स्वादिष्ट है। ऐसे मोमोज मैंने कभी नहीं खाए। अरे भैया, ये सब तो हाथों का कमाल है। मैं गांव की हूँ तो मुझे मसालों का अच्छा ज्ञान है, इसी वजह से। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हारे मोमोज भी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। मैं तो रोजाना तुम्हारे मोमोज ही खाता हूँ। ये सुनकर लक्ष्मी बहुत ही खुश होती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है और जब उसका काम काफी अच्छा चलने लगता है तो वो अपने पति गोपाल को भी शहर बुला लेती है और वो अपनी पत्नी का काम देखता है तो वो भी बहुत खुश होता है और अपने पत्नी से कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपना काम बहुत ही अच्छा सेट कर लिया है। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप देखना, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैंने आपके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। पर मैं कितना बदनसीब हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। उल्टा तुम ही मेरी कितनी देखभाल कर रही हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ तो ये मेरा फर्ज ही है। आप इन सब बातों को मत सोचिए और खुश रहिए। चलिए, मैंने आपके लिए मोमोज बनाए हैं, जरा खाकर बताइए कैसे बने हैं। जब गोपाल ने मोमोज खाए तो वो बहुत ही हैरान हुआ क्योंकि उसने इतने स्वादिष्ट मोमोज कभी भी नहीं खाए थे और उसने अपने पत्नी से कहा, अरे वाह, तुम्हारे मोमोज तो बहुत ही स्वादिष्ट है, इसलिए तुम्हारी इतनी दुकानदारी होती है। समझ गया मैं। ये सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश हुई। इस सच में उसके मोमोज बहुत ही अच्छे हैं। वहीं दूसरी तरफ रमेश को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी और उसने मन बना लिया था कि वो लक्ष्मी के मोमोज का काम ठप करके रहेगा। और एक दिन जब लक्ष्मी ठेले पर नहीं होती है तो वो उसके ठेले पर चुपचाप जाता है और उसकी चटनी में कुछ मिलाकर वापस आ जाता है। जब लक्ष्मी वापस आती है और वो जब लोगों को मोमोज देती है तो उन्हें खाकर लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे लक्ष्मी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरे मोमोज खाने से लोगों की तबीयत कैसे खराब हो गई? मैंने तो इसमें कोई गलत चीज भी नहीं डाली। और अगले दिन से लक्ष्मी के मोमोज बिकना बहुत कम ही हो जाते हैं। अरे भैया, आओ ना, मोमोज क्यों नहीं खा रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है। कल खाकर मेरे पेट में पूरे दिन दर्द हुआ। पता नहीं तुमने क्या मिला दिया। अरे भैया, मैंने तो कुछ नहीं मिलाया था। जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही बनाए थे। अब पता नहीं क्या हो गया। अरे नहीं नहीं नहीं, हमें अपनी तबीयत खराब नहीं करनी है। अब हम तुम्हारे मोमोज नहीं खाएंगे। ये सुनकर लक्ष्मी बहुत दुखी होती है और उसका काम पूरी तरह ठप हो जाता है। ये देखकर रमेश मन ही मन खुश होता है क्योंकि अब सभी उसी की दुकान पर मोमोज खाने के लिए आने लगे थे। ये देखकर लक्ष्मी बहुत दुखी होती है क्योंकि उसे अभी भी पैसों की जरूरत थी। अभी उसके पास इलाज के लिए पूरे पैसे नहीं हो पाए थे। एक दिन लक्ष्मी उदास होकर अपने घर पर बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर एक जादूगर आता है और वो लक्ष्मी को उदास देखकर उससे कहता है, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या बताऊं, मेरे तो दिन ही खराब चल रहे हैं। और इसके बाद वो जादूगर को पूरी बात बताती है। जादूगर जब लक्ष्मी की बात सुनता है तो उससे कहता है, अगर मैं तुम्हारे मोमोज को जादू ही कर दूं तो कैसा रहेगा? क्या ऐसा हो सकता है? अब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता है। मैं जादूगर हूँ भाई, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस इसके बदले में तुम्हें एक प्लेट मोमोज खिलाने पड़ेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी बनाती हूँ। और ये कहकर लक्ष्मी मोमोज बनाती है और जादूगर मोमोज खा लेता है। इसके बाद वो लक्ष्मी को एक मसाला देता है और उससे कहता है, इस मसाले को अपने मोमोज में डाल देना, जिससे जो कोई भी मोमोज खाएगा उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। यह सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन से वो फिर से मोमोज लगाने लगती है, जिसे देखकर रमेश काफी हैरान होता है क्योंकि कई दिनों से उसने ठेला नहीं लगाया था। जब लोग उसके मोमोज खाते हैं तो उनके पेट में जो दर्द था वो दर्द ठीक हो जाता है। जिन्हें सिर दर्द था उनका भी दर्द सही हो जाता है। ये देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं और वो लक्ष्मी से कहते हैं, अरे लक्ष्मी, तुमने अपने मोमोज में क्या जादू कर दिया है? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था
वो दूर कैसे हो गया? अरे ये सब तो जादुई मोमोज का कमाल है। मेरे मोमोज अब जादुई हो गए हैं। क्या तुम्हारे मोमोज जादुई है? तो फिर मुझे 4-5 प्लेट दे दो यार। मैं अपने घर वालों को भी यही खिला दूंगा, जिससे उनकी सारी बीमारी दूर हो जाए। ये सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश होती है और वो उस आदमी को मोमोज दे देती है। अब तो सभी उसी की दुकान पर मोमोज खाने के लिए आने लगते हैं, जिसे देखकर रमेश बहुत गुस्से में आ जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी दुकान इस तरह बंद नहीं हो सकती है। आखिर इसने अपने मोमोज को जादुई कैसे कर लिया? मुझे पता लगाना ही होगा। और ये कहकर वो उसी जादूगर के पास जाता है और उससे कहता है, आपने जो मसाला लक्ष्मी को दिया है ना, वही मुझे दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी बिक्री मुझसे ज्यादा हो। पर तुम ये क्यों नहीं चाहते? वो तो अपना काम आराम से कर रही है। तुम भी अपना काम आराम से करो। मैं तुम्हें भी मसाला दूंगा, तुम्हारे भी मोमोज खूब बिकेंगे। नहीं, मुझे तुम ऐसा मसाला दो जिससे लक्ष्मी के सारे ग्राहक मेरी दुकान पर आने लगे। मैं सबसे अमीर होना चाहता हूँ। ये सुनकर जादूगर समझ जाता है कि रमेश के मन में लालच है और वो रमेश को एक मसाला पकड़ा देता है और उससे कहता है, जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सुनकर रमेश बहुत खुश होता है और इसके बाद रमेश अपनी दुकान पर आता है और वो अपने मोमोज में वो मसाला मिलाकर बेचना शुरू कर देता है। जो भी उसके मोमोज खाता है उनका पेट खराब हो जाता है और वो उसकी दुकान को छोड़कर भाग जाते हैं और लक्ष्मी की दुकान पर आ जाते हैं। ये देखकर रमेश बहुत ही दुखी होता है और लोग भी उसकी दुकान बंद करवा देते हैं, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि किसी की भी तबीयत खराब हो, जिस वजह से रमेश को दुकान बंद करके वहाँ से जाना पड़ता है। वहीं जब लक्ष्मी लोगों से इस बारे में पूछती है तो एक आदमी कहता है, अरे उसने अपने मोमोज में पता नहीं क्या मिलाना शुरू कर दिया था, जिससे हम सभी का पेट खराब हो गया था। वो तो अच्छा था, हमारे जादुई मोमोज है जिससे हमारा पेट फिर से सही हो गया, इसलिए हमने उसकी दुकान बंद ही करा दी। ये सुनकर पहले तो लक्ष्मी को थोड़ा बुरा लगता है, पर फिर बाद में वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसका ठेला काफी अच्छा चल रहा था और उसने कुछ ही दिनों में अपने पति के इलाज के लिए पैसे भी जमा कर लिए थे और उसका इलाज भी करवा लिया था। और अब वो और उसका पति मिलकर मोमोज का ठेला चलाते थे और उनके जादुई मोमोज पूरे शहर में फेमस हो गए थे। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों का बुरा चाहता है उसके साथ भी ऊपर वाला बुरा ही करता है। बुढ़िया का ढाबा। एक गांव में कमला नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत ही बूढ़ी थी, जिस वजह से वो घर के काम सही से नहीं कर पाती थी। वहीं उसकी बहू उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी सास कमला उसके साथ रहे। इस वजह से वो अपने पति से उल्टा सीधा कहा करती थी। मैंने कितनी बार कहा है अपनी माँ को उठाकर फेंक दो, पर तुम इन्हें बाहर निकालते ही नहीं हो। तुम कैसी बात कर रही हो? ये मेरी माँ है, ये इनका घर है। मुझे कुछ नहीं पता है। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपनी माँ को छोड़ना ही पड़ेगा। अरे बहू, तू ऐसे क्यों कह रही है? आखिर मैं तेरी सास हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मेरी सास हो, इसीलिए ऐसे कह रही हूँ, वरना अभी तक उठाकर फेंक दिया होता। मुझसे नहीं झेला जाता है। एक तो तुम कोई भी काम नहीं करती हो। अरे बहू, इस उम्र में मुझसे कोई काम नहीं होता है, पर तुम जो भी बताती हो वो तो कर देती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना तो नहीं रहना। और ये कहकर मोहिनी अंदर चली जाती है। मोहिनी के अंदर जाने के बाद राजेश काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता था। और वो अपनी माँ से कहता है, आप चिंता मत कीजिए माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये कहकर वो भी अंदर चला जाता है। समय तेजी से गुजर रहा था। कमला काफी अच्छा खाना बनाया करती थी, जिस वजह से उसकी बहू मोहिनी हमेशा उसी से खाना बनवाती। पर एक दिन राजेश किसी काम से शहर चला जाता है और इसी का फायदा उठाकर मोहिनी अपनी सास को घर से निकाल देती है। अब कमला के पास कोई भी सहारा नहीं था। वो क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब आप मुझे किस जन्म की सजा दे रहे हैं? इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगी?
अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। और ये कहकर वो गांव में इधर उधर भटकने लगती है। सभी गांव वाले कमला को देखकर उस पर तरस खा रहे थे। हे भगवान, इनकी बहू कितनी बुरी है जो इस बुढ़ापे में घर से निकाल दिया। अब भला इनकी देखभाल कौन करेगा? वही कमला भी काफी ज्यादा दुखी थी। तभी वो देखती है कि एक ढाबे पर एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वो उससे भी काफी ज्यादा उम्र का था। उसे देखकर वो उसी ढाबे पर चली जाती है और जब बूढ़ा आदमी कमला को देखता है तो उससे कहता है, हाँ, लगता है तुम्हारी बहू बेटे ने भी तुम्हें घर से निकाल दिया है, इसलिए तुम इतनी दुखी लग रही हो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर मेरे बेटे की इसमें गलती नहीं है। वो तो यहाँ है ही नहीं। मेरी बहू ने ही मुझे निकाल दिया। चलो, अब कोई बात नहीं, भूख लगी है तो खाना खा लो। भूख तो लगी है, पर मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मुझे अपने ढाबे के लिए खाना बनाने वाला चाहिए। क्या तुम खाना बना सकती हो? हाँ, मैं तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। तो बस हो गया काम, तुम्हारा भी गुजारा होता रहेगा और मेरा भी। और इस तरह कमला उस ढाबे पर खाना बनाने लगती है। वहीं जब से कमला ने खाना बनाना चालू कर दिया था, वो ढाबा काफी अच्छा चलने लगा था, जिसे देखकर वो बूढ़ा आदमी काफी खुश हो जाता है और लोगों की कमाई काफी ज्यादा होने लगती है। वहीं अब वो ढाबा बुढ़िया का ढाबा कहलाने लगता है। पर एक दिन की बात है, अचानक बूढ़े आदमी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो कमला से कहता है, सुनो, मुझे नहीं लगता है मैं अब बच पाऊंगा, तो अब से तुम इस ढाबे का ख्याल रखना, ये सब अब तुम्हारा है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप ठीक हो जाएंगे। अरे नहीं, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे पता है अब मैं नहीं बचूंगा। और ये कहकर वो मर जाता है, जिस वजह से कमला काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। भले ही वो पराया था, पर उसने कमला को कभी भी पराया महसूस नहीं कराया। पर कमला ने अपने आप को संभाला और उसका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद कमला ढाबे को चलाने लगी। अरे वाह माँ, तुम्हारे हाथ में तो बड़ा ही जादू है। अगर तुमने ढाबा नहीं खोला होता तो पता नहीं हमें तुम्हारे हाथ का खाना कैसे खाने को मिलता। हाँ सुरेश, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे बेटा, मेरे हाथों में जादू नहीं बल्कि हुनर है। इसी वजह से मैंने बरसों से खाना बनाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मा, इसीलिए तो हम तुम्हारे ढाबे पर आते हैं। और इसके बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब राजेश घर आता है तो उसे पता लगता है कि उसकी माँ अब वहाँ नहीं थी, जिससे राजेश काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो अपनी पत्नी से कहता है, मैं 2 महीने के लिए शहर क्या चला गया, तुमने मेरी माँ को घर से ही निकाल दिया। आखिर तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप अपनी माँ के पीछे मुझसे लड़ेंगे? हाँ, मैं अपनी माँ के पीछे तुमसे लड़ूंगा, क्योंकि उसने मुझे पैदा किया है, ना कि तुमने। निकल जाओ मेरे घर से, ये घर मेरी माँ का घर है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अब मैं कहाँ जाऊंगी? आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। जैसे मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है, वैसे ही मेरी माँ का मेरे सिवा कोई नहीं था। पता नहीं मेरी माँ कहाँ होगी। तुम औरतों के नाम पर कलंक हो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब मैंने सोचा आपको खुशी होगी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मुझे खुशी होगी? ये सुनकर मोहिनी काफी दुखी होती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि जब कमला थी तो वो उसके साथ हाथ भी बटाया करती थी, पर अब मोहिनी को सारा काम खुद ही करना पड़ रहा था, जिस वजह से वो काफी दुबली भी हो गई थी। इस पर राजेश मोहिनी से कहता है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम रहो इस घर में, मैं चला अपनी माँ के पास। और ये कहकर राजेश वहाँ से चला जाता है। राजेश को जाता देख मोहिनी काफी दुखी हो जाती है। वहीं राजेश पूरे गांव में अपनी माँ को ढूंढता है,
और उसे पता लगता है कि एक जगह पर बुढ़िया का ढाबा खुला हुआ है। ये सुनकर वो उसी ढाबे पर चला जाता है। वो अपनी माँ को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जब कमला अपने बेटे को देखती है तो वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और राजेश अपनी माँ के पास आता है और उसके गले लगकर रोने लगता है और फिर उससे कहता है, माँ मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। मैं उसे छोड़कर आया हूँ माँ, मुझे उसके साथ नहीं रहना। अरे बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? वो तुम्हारी पत्नी है। नहीं माँ, वो मेरी पत्नी नहीं है। उसने आपके साथ गलत किया है, उसे इसकी सजा मिलनी ही थी। तभी वहाँ पर मोहिनी भी आ जाती है और वो कमला के पैर पकड़ लेती है और उससे कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना था। अरे बहू उठो, इस तरह पैरों में मत पड़ो। नहीं माँ जी, मुझसे भूल हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बहू, मैंने तुम्हें माफ किया, अब तो पैरों से उठ जाओ। और इसके बाद मोहिनी पैर छोड़ देती है। इस पर कमला कहती है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब हम लोग अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे और अब से हम लोग भी आपका ढाबा चलाया करेंगे। ये सुनकर कमला बहुत खुश हो जाती है और इसके बाद वो सभी लोग घर चले जाते हैं। वहीं अब उसकी बहू मोहिनी और उसका बेटा भी उसका ढाबा चलाने में मदद करते थे। वो लोग सुबह जाते थे और शाम को ढाबा बंद करके चले आते थे। अब कमला बहुत ही खुश थी कि उसका परिवार फिर से पहले जैसा हो चुका था। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि माँ का दिल दरिया होता है। वो अपने बच्चों के व्यवहार को नजरअंदाज करके उन्हें अपने साथ ही रख लेती है। इसलिए माँ भगवान का रूप होती है। बच्चों को अपनी माँ का सम्मान और उनका आदर करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।